जय हिंद। आज ये जीके जीएस का पार्ट 2 मैं लेकर आया हूँ। कल एक वीडियो अपलोड हुआ था जिसमें हमने देखा था 20 प्रश्न और उसके साथ बहुत सारे फैक्ट्स। वैसे फैक्ट्स थे जो शायद आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वैसे फैक्ट्स थे जो बारंबार बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आज फिर इस वीडियो में मैं 20 प्रश्न कराऊंगा सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। तो आप फिर से वीडियो को देखिए और अच्छा लगे तो वीडियो के एंड में लाइक कीजिएगा। मैंने कल कुछ बताया था आपको, उनमें से फिर से दोहराना चाहूँगा कि देखिए, इस वीडियो को आपको कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो को एंड तक देखिए और ध्यान से देखिए। क्या कीजिएगा कि थोड़ा-सा बैक करके या थोड़ा-सा आगे करके बार-बार वीडियो को देखने की कोशिश कीजिएगा। लिखने से अच्छा है कि आप वीडियो को थोड़ा-सा पॉज़ करके, रोक करके और चीज़ों को याद करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जीएस ऐसे ही याद होता है। आप सोचेंगे कि एक बार में याद हो जाए तो ये संभव नहीं है। मैथ्स, रीज़निंग ऐसा होता है, जीएस ऐसे नहीं होता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छे-अच्छे फैक्ट्स के साथ हम देखेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन पे 4-5 फैक्ट्स बताएँगे जो आप याद रखिएगा। चलिए पहला हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण आपको दिख रहा है कि पलायन वेग लिखा हुआ है। क्या? पलायन वेग। तो चलिए सबसे पहले हम पलायन वेग ये क्या होता है तो इसको हम देखते हैं सबसे पहले, ठीक है? तो किसी भी ग्रह या उपग्रह, ठीक है? किसी भी ग्रह या उपग्रह या हम कहें कि कोई भी पिंड हम बोल दें, ठीक है? उसके ऊपर से यानी उस पिंड पर से हम कोई भी अगर हम दूसरे पिंड को फेंकें, ठीक है? किसी पिंड से, जैसे हमारा पृथ्वी हो गया, सन हो गया, या फिर हम कहें क्या चंद्रमा हो गया, कोई भी पिंड ले लेते हैं, उस पर से हम क्या फेंकें, कोई हम दूसरा पिंड फेंकें तो इतना स्पीड से फेंकें कि वो जो पिंड पर से हम जो फेंक रहे हैं उस पिंड का जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है उसको अगर वो छोड़ करके चला जाता है, एक इसका मतलब ये हुआ कि उस पिंड पर वह वापस नहीं आए और जितना हम स्पीड से फेंके हैं उसी स्पीड को हम क्या कहेंगे, पलायन वेग कहेंगे। जैसे पृथ्वी पर हम एक ईंट को जोर से ऊपर की ओर फेंकते हैं, अगर वह पृथ्वी पर दोबारा वापस लौट के नहीं आता है तो जो हम जितना जोर यानी कि जितना वेग से हम फेंके हैं उसी वेग को क्या कहेंगे, पलायन वेग कहेंगे। हालांकि हमारे हाथों में इतना ज़्यादा पोटेंशियल इतना नहीं होता है कि हम उस पर इतना फोर्स लगा दें कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाए। चलिए कुछ फैक्ट्स याद करते हैं। तो पहला तो आपको दिखाई दे रहा है कि चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है, पलायन वेग है। पलायन वेग क्या होता है, वह वेग जिससे वह उस पिंड का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए, ठीक है? तो याद रखिएगा, इसे VE से सूचित करते हैं। पलायन वेग को किस चीज़ से सूचित करते हैं, VE से। और इसका जो फॉर्मूला होता है √2gr होता है, ठीक है? जहाँ पे g होता है उस पिंड का गुरुत्वीय त्वरण और r होता है उस पिंड का रेडियस, बोले तो त्रिज्या। फिर से VE क्या होता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, √2gr होता है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि पलायन वेग का मान या तो उस पिंड का गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करेगा या तो उस पिंड का क्या रेडियस पे निर्भर करेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है और जो एयरफोर्स नेवी के एग्जाम में होता है, ठीक है? एयरफोर्स एक्स ग्रुप और नेवी SSR AA इस तरीके से जो एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछा गया था, ठीक है? तो आप याद रखिएगा कि पलायन वेग का मान जो होता है वो उस पिंड के गुरुत्वीय त्वरण और उस पिंड के त्रिज्या पर निर्भर करता है, ठीक है? तो चलिए आगे और भी फैक्ट्स जानते हैं। जैसे पृथ्वी का आपसे पूछेगा कि पलायन वेग का मान कितना होता है और बहुत बार पूछा गया है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। मतलब हम एक पिंड को फेंके कि एक सेकेंड में ये 11.2 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है, तो वो पिंड वापस पृथ्वी पर नहीं आएगा। उसी तरीके से चंद्रमा पर कभी कभी पूछता है कि चंद्रमा का पलायन वेग का मान कितना होता है, तो 2.3 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। याद रखिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा नहीं, सेकेंड, ठीक है? तो पृथ्वी का 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड और चंद्रमा का 2.3 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है? एक दो और फैक्ट याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सन का कितना होता है, तो सन का होता है 42.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितना? 42.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो आप सन का याद कर लिए, चंद्रमा का याद कर लिए
अर्थ का याद कर लिए, फॉर्मूला देख लिए, इसका परिभाषा क्या होता है वो देख लिए, साथ में आप क्या देखें कि चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है, पलायन वेग है। चलिए इस तरीके से दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलिए यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दिया जाए तो उसका आवर्तकाल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। याद रखिएगा, यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दिया जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। आप इसको कुछ नहीं कीजिएगा, जो भी ये लंबाई जो दिया रहेगा उसको आप रूट में डाल दीजिएगा। ठीक है, तो बाहर कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। इस तरीके से अगर 9% बढ़ा देता तो आंसर कितना होता, 3% हो जाता। 16% बढ़ाता तो आवर्तकाल कितना हो जाता, आवर्तकाल 4% बढ़ जाता। तो इस तरीके से याद रखिएगा। तो चलिए ये सरल लोलक क्या होता है, पेंडुलम जानते हैं, सिंपल पेंडुलम। और उसका ये आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल मतलब कि एक चक्कर लगाने में यानी एक दोलन करने में उसको कितना समय लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं जी, कि आवर्तकाल कहते हैं। और इसको हम टी से सूचित करते हैं। और ये टी बराबर जो फॉर्मूला होता है ना, एक बार आपके हाथ में पेन है तो लिख लीजिए, 2 पाई इंटू रूट अंडर एल बाई जी होता है। क्या, T इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी होता है। इसका मतलब हुआ कि सरल लोलक का आवर्तकाल इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई रूट अंडर एल बट्टा में जी। एल क्या होता है, लोलक की लंबाई होता है, और जी क्या होता है, जिस जहाँ पे हम ये लोलक रखे हैं जिस पिंड पर, उस पिंड का गुरुत्वीय त्वरण होगा। जैसे पृथ्वी पर की बात कर रहे हैं तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और जी का मान सबको पता होगा कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम अभी क्या बता रहे थे, हम बता रहे थे यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दिया जाए तो उसका आवर्तकाल कितना, 2% बढ़ जाएगा। रूट में डालना है। ठीक है, क्यों रूट में डालना है, अभी हम जो फॉर्मूला बोले हैं T इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। तो देखिए एल का मान 4 रखिएगा तो अपना ही बाहर में 2 निकल के आएगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और भी हम कुछ क्वेश्चन आपको बताते हैं। जैसे सरल जो लोलक का आवर्तकाल होता है वो किस पे डिपेंड करेगा, तो फॉर्मूला में आपको क्या दिखाई दे रहा है, 2 पाई, ये तो कांस्टेंट हो गया, रूट अंडर एल बट्टा में जी। तो एल क्या होगा, एल पर डिपेंड करेगा और जी पर डिपेंड करेगा। तो आप ये याद रखिएगा, बहुत बार ग्रुप डी, ALP, NTPC ये सारे एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है कि सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है वो किस चीज पर निर्भर करता है। तो लोलक की लंबाई पर और क्या चीज पर निर्भर करता है, उस पिंड के गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। याद रखिएगा, एकदम गांठ बांध लीजिए कि सरल लोलक की लंबाई, सरल लोलक का आवर्तकाल जो होता है वो लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि फॉर्मूला में आपको कहीं भी m नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इतना सारा फैक्ट हो गया। अब चलिए मान लीजिए कि इस तरीके से क्वेश्चन बना के पूछा हुआ है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, एक भी क्वेश्चन अपने मन से नहीं बताते हैं, सारा क्वेश्चन ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए हम आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए आपसे पूछा जाएगा कि किसी सरल लोलक को हम किसी उपग्रह पर लेके चले जाएं। ठीक है, उपग्रह पर लेकर के चले जाएं, तब बताइए क्या होगा। अच्छा, ये कौन सा उपग्रह पे, जैसे चंद्रमा पर नहीं ले जाएंगे, ऐसे छोटे मोटे उपग्रहों पे जैसे सैटेलाइट होते हैं ना, उस उपग्रह पे हम लेकर के चले जाएं तो आपको क्या, तब उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा, तो आप याद रखिएगा उसका आवर्तकाल हो जाएगा अनंत हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे उसका गुरुत्व जी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। छोटा सा अगर इस तरीके से हम सैटेलाइट के ऊपर हम लोलक रखते हैं तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों सॉरी इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि उस छोटे से सैटेलाइट का गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, 0। हम जब फार्मूला में हम 0 रखेंगे नीचे तो क्या होता है, 1 में 0 इज इक्वल टू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इस तरीके से आप याद रखिए कि किसी सरल लोलक को हम उपग्रह पर ले जाते हैं तो उसका क्या हो जाता है, आवर्तकाल इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर पृथ्वी के हम अंदर लोलक को ले जाएं या फिर पृथ्वी के ऊपर ले जाएं तो क्या होगा इसके समय आवर्तकाल पर, तो याद रखिएगा दोनों ही स्थिति में आवर्तकाल का मान बढ़ेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर कभी भी पढ़े होंगे या नहीं पढ़े हैं तो अभी याद कर लीजिए, पृथ्वी के ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। क्या होता है, जी का मान, यानी कि जो ये अर्थ ऑफ ग्रेविटी होता है, जी छोटा जी, उसका मान क्या होता है, घटता है दोनों जगह पे, या तो नीचे जाएं या तो ऊपर जाएं। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा कि पृथ्वी के सतह के ऊपर जाएं या नीचे
जाएं तो लोलक की जो आवर्तकाल होती है सरल लोलक की वो क्या होगा, बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा। ठीक है, चलिए आगे एक और क्वेश्चन आप याद रखिएगा इससे रिलेटेड, ठीक है, कि गर्मी के दिनों में सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। तो याद रखिएगा गर्मी के दिनों में सरल लोलक का जो लंबाई होता है ना वो बढ़ जाता है, तो लंबाई बढ़ेगा तो इसका आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। फार्मूला से आप जाइएगा तो 2 पाई इंटू L/G से। ठीक है, तो इतने सारे प्रश्न देखिए हम कितने सारे प्रश्न आपको बता दिए क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है, तो चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है का कि एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा। तो झूला भी यहाँ पे एक सरल लोलक के तरह कार्य करेगा। अभी देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ करके आपको क्या समझ में आ रहा है कि एक लड़की होगी 40-50 किलो का होगी और दूसरे लड़की आकर के 40-50 किलो का और भी भार बढ़ा देती है, तो उसका आवर्तकाल पर क्या परिवर्तन होगा। थोड़े देर हम पहले बताए थे कि T = 2 पाई L/G होता है, यानी कि T का मान या तो L पर निर्भर करेगा तो या तो G पर, द्रव्यमान पर निर्भर करेगा क्या, नहीं। तो इसीलिए इसका क्या होगा, अपरिवर्तित आंसर होगा। आई थिंक आप उस पीछे वाले क्वेश्चन को समझे हैं तो इसको भी अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह किस आधार पर यह संभव हो पाता है। ठीक है, तो अनुनाद के कारण यह संभव हो पाता है। क्या बोल रहा है कि हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है। ये तभी संभव है जब अनुनाद होता है, तभी ये संभव हो पाता है। ठीक है, चलिए तो इससे क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं इससे रिलेटेड हम आपको बता देते हैं। जैसे ये चैप्टर जो है ये ध्वनि से रिलेटेड वाला मतलब ध्वनि वाला चैप्टर से ये रिलेट किया हुआ क्वेश्चन है। तो ध्वनि के बारे में आप कल हम आपको बताए थे कि ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग होता है। क्या होता है, धनु एक अनुदैर्ध्य तरंग होता है और प्रकाश क्या होता है, एक अनुप्रस्थ तरंग होता है। उसी तरीके से आप याद रखिएगा कि जो तारत्व होता है जिसको इंग्लिश में पिच कहते हैं, ठीक है, तो तारत्व के कारण क्या होता है, आवाज पतला या मोटा होता है। तारत्व के कारण क्या होता है, आवाज मोटा या पतला होता है। याद रखिएगा कि फीमेल यानी कि महिलाओं का जो आवाज होता है उसका तारत्व अधिक होता है, पुरुषों का जो आवाज होता है उसका तारत्व कम होता है। इसीलिए हम लोगों का आवाज़ जो होता है वो क्या होता है जी, कड़ा होता है, बोले तो बोल्ड आवाज़ होता है। और महिलाओं का आवाज़ जो होता है वो सुरीली होती है। क्यों होती है, इसलिए होती है क्योंकि उनका तारत्व पिच अधिक होता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन पे, वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं, यानी क्या मापा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इससे रिलेट करके हम 4-5 और क्वेश्चन आपको बताते हैं। सबसे पहले वेंचुरी मीटर से जल के प्रवाह के दर को मापा जाता है कि कितना वेग से जल बह रहा है। तो वेंचुरी मीटर का संबंध किससे है, जल के प्रवाह के दर से है। किससे है, जल के प्रवाह के दर से है। तो जब ये याद हो गया तो 4-5 मेरे साथ क्वेश्चन आप याद कीजिए कि लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है। याद रखिएगा लैक्टो मतलब क्या होता है, दूध होता है। ठीक है, और दूध की शुद्धता को मापता है कौन जी, लैक्टोमीटर। आई थिंक आपको ये याद होगा। तो चलिए 2-3 क्वेश्चन और याद करते हैं। ठीक है, एक होता है हाइग्रोमीटर। क्या होता है, एक हाइग्रोमीटर होता है और एक होता है हाइड्रोमीटर। ठीक है, हाइड्रोमीटर और एक होता है हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर से ना आर्द्रता मापा जाता है। क्या, ह्यूमिडिटी मापा जाता है, आर्द्रता मापा जाता है। ग्रो आए साउंड तो आप आर्द्रता लगाइएगा। ठीक है, और वहीं पे हाइड्रोमीटर आएगा तो द्रव का घनत्व मारिएगा। क्या मारिएगा, द्रव का घनत्व। तो इस तरीके से आपको 3 ये क्वेश्चन यानी लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, हाइड्रोमीटर से द्रव का घनत्व, हाइग्रोमीटर से द्रव का यानी द्रव का बोल रहे हैं आर्द्रता, ओनली ह्यूमिडिटी। ठीक है, और ये वेंचुरी मीटर तो आप कभी मत भूलिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, जल के प्रवाह का दर मापा जाता है। देखिए है तो बहुत सारे इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट जिससे कुछ ना कुछ मापा जाता है, लेकिन आजकल एग्जाम में ना यही 4-5-10 घूम के आते रहते हैं। ठीक है, तो 4-5 अभी आपको याद करा दिए और 4-5 इंपॉर्टेंट है जो हम आगे के वीडियो में इस तरीके से हम बताते जाएंगे। चलिए आगे 6ठे नंबर प्रश्न पे देखते हैं। ठीक है, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, ऐसा क्यों होता है। तो जब भी हम चौराहे पर एक गेंद हम रख दे और उसके बाद पानी के फुहारे उस पर डालें तो क्या होगा, उसका दाब घट जाएगा, जिसके कारण पानी का वेग अधिक हो जाता है और वो फिर क्या होता है, नाचने लगता है। आई थिंक ये समझ चुके होंगे। चलिए 7वें नंबर पे आते हैं। ठीक है, कह रहेगा कि यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना यानी अपरिवर्तित रखना है, परिवर्तित हुए बिना यानी अपरिवर्तित रखना है,
पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या, जो भी पृथ्वी की अभी जो त्रिज्या है 6400 किलोमीटर, याद रखिएगा, ठीक है, पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, ग्रुप डी के अंदर। तो वर्तमान त्रिज्या कितनी है 6400, उसको हम क्या करते हैं सिकुड़ा कर आधी कर देते हैं, यानी 6400 से 3200 कर देते हैं, तो दिन कितने घंटे का होगा। तो अभी दिन कितने घंटे का होता है 24 घंटे, एग्जैक्टली 24 घंटे नहीं है, ठीक है, कितने 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 घंटे का होता है। अच्छा आपको बताते हैं, आप याद रखिए कि 24 घंटे का दिन होता है। यदि द्रव्यमान अपरिवर्तित हुए बिना पृथ्वी की वर्तमान त्रिज्या सिकुड़ कर आधी हो जाती है तो पृथ्वी पर दिन कितने का होगा 12 घंटे का होगा। कितना 12 घंटे का होगा। अब देखिए इससे हम रिलेट करके एग्जाम में, हाल ही के एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न आए हुए हैं वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि जो भू स्थिर उपग्रह होता है वो पृथ्वी के सतह से कितने किलोमीटर ऊपर होता है। तो भू स्थिर उपग्रह जो होता है वो पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर ऊपर स्थित रहता है। पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपसे और बता रहे हैं, आपको पूछेगा क्या, पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में एग्जैक्टली समय कितना लगता है। तो 24 घंटा नहीं लगता है, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, ये लिख लीजिए, ऑप्शन इसी तरीके से दिया हुआ था सेट में, ठीक है। याद रखिएगा पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में, अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। वहीं सूर्य को एक चक्कर लगाने में, यानी कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितना लगा जाता है, वो भी सेट में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, ठीक है। सेट में डिफरेंट सेट में आप देखिएगा तो ये सब क्वेश्चन दिखाई देगा, ठीक है। तो अभी क्या क्या बोल रहे बताइए। तो पृथ्वी का एक चक्कर लगाने, सूर्य का एक चक्कर पृथ्वी को लगाने में 365 दिन 6 घंटा लगता है। कितना 365 दिन 6 घंटा लगता है। वहीं आपसे पूछेगा कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो उसको कितना समय लगता है। तो 27 दिन 6 घंटा, ठीक है। ये दोनों में आपको 6-6 घंटा दिखाई दे रहा है, यानी पृथ्वी सन का चक्कर लगाएगा एक चक्कर 365 दिन और 6 घंटे, और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर एक चक्कर लगाएगा 27 दिन 6 घंटे, और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। आई थिंक आप समझ चुके होंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन का कहता है क्या कि यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो क्या पिंड पृथ्वी पर आएगा। तो जी नहीं, कभी लौट कर नहीं आएगा। चलिए हम ये तो क्वेश्चन अच्छे से बताए हुए हैं प्रश्न नंबर एक में, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए। पूछ रहा है क्या कि अगर हम उपग्रह में रहें और वहाँ पे हमको क्या देखना हो, हमको समय देखना हो, तो हम कौन से घड़ी का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो हमको स्प्रिंग घड़ी का उपयोग करना पड़ेगा। कौन सा घड़ी, स्प्रिंग घड़ी का उपयोग करना पड़ेगा। चलिए इससे रिलेटेड हम कुछ और क्वेश्चन बताते हैं जो आपके लिए काम का होगा। अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, यानी कि अंतरिक्ष विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। याद रहेगा आपको, कॉस्मोलॉजी, अंतरिक्ष विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी कहलाता है। अंतरिक्ष विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी कहलाता है। उसी तरीके से आपसे पूछ सकता है ग्रहों के गति का प्रतिपादन किसने किया था। ग्रहों का गति का प्रतिपादन किसने किया था, तो केपलर ने किया था। क्या किया था, केपलर ने किया था। कौन किया था बताइए, तो केपलर ने किया था। ग्रहों के गति का प्रतिपादन कौन किया था, केपलर ने किया था। चलिए आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पे। 10वें नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा है का कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय त्वरण छोटा जी कितना प्रतिशत घट जाएगा। तो याद रखिएगा पृथ्वी का त्रिज्या जो है ना उसको हम 1% कम कर देते हैं, ठीक है। और द्रव्यमान क्या करते हैं, द्रव्यमान वही रहने देते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय त्वरण जो 9.8 होता है वो कितना प्रतिशत घट जाएगा, तो 2% घट जाएगा। ये भी बहुत सारे एग्जाम में अभी तक हम इसको एयरफोर्स में, नेवी में, कोस्ट गार्ड में, सभी में ये प्रश्न हम देख चुके हैं, ठीक है। पता नहीं ये क्यों इतना आता है, ठीक है। 1% घटाएंगे त्रिज्या को तो 2% क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण बढ़ जाएगा। वहीं 2% अगर उसको हम 1% उसको बढ़ाते तो क्या होता है, ये 2%
इस तरीके से याद रखिएगा, जब बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा। चलिए 11 नंबर पर आ जाते हैं। कहता है का कि दाब का मात्रक क्या है, दाब का मात्रक क्या है। हम आपके लिए ये इजी क्वेश्चन लिए, हालांकि अब ये एग्जाम में आता नहीं है। अब देखिए दाब का ऐसा ही मात्रक आपको सबको पता होगा क्या होता है, पास्कल, ये एग्जाम में आता नहीं है। न्यूटन का न्यूटन किसका होता है, फोर्स का होता है, ये सब एग्जाम में अब आता नहीं है। सुनिए अब एग्जाम में क्या आता है, थोड़ा सा यूनिक आता है, तो हम आपके लिए ज़्यादा नहीं है, ऐसे तो आप याद कीजिएगा तो 100-150 हो जाएगा, लेकिन उतना याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी अब नहीं पूछता है बेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, बल का क्या होता है, कार्य का क्या होता है, ऊर्जा का क्या होता है, ये सब नहीं पूछता है, ये सब ओल्ड हो चुका है। ठीक है, अभी से 10 साल 15 साल पहले ये सब एग्जाम में आता था। अभी क्या आता है, थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। देखिए थोड़ा कौन कौन सा है, 4-5 हम आपको बताते हैं, ऐसे 20-25 से ज़्यादा नहीं है। आने वाले टाइम में, आने वाले वीडियोज़ में हम आपको सारा का सारा हूबहू याद करा देंगे बिना लिखे। अभी मेरे साथ रटिए कि आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण का इकाई मात्रक क्या होता है, तो टेस्ला। क्या, चुंबकीय प्रेरण का इकाई मात्रक क्या होता है, टेस्ला। वहीं पूछे चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है, तो वेबर। फ्लक्स आए तो वेबर और प्रेरण आए तो टेस्ला। याद हुआ दो। अब आइए 2-3 और है जो कंफ्यूजन वाला है। ठीक है, इस तरीके से हम आपको 20 करवाएंगे ना, फिर आप कोई भी सेट लगाइएगा आपसे लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन लगेगा। फिर आपसे क्या पूछेगा, ज्योति तीव्रता का इकाई मात्रक क्या होता है, तो कैंडेला। ज्योति तीव्रता का इकाई मात्रक क्या होता है, कैंडेला। यह एक क्या है, फंडामेंटल मनी मौलिक क्वांटिटी में भी ये आता है। ठीक है, तो चलिए चौथा नंबर हम आपको बताते हैं, ज्योति फ्लक्स। अभी बोले हैं ज्योति तीव्रता का कैंडेला, लेकिन ज्योति फ्लक्स का लुमेन होता है। क्या होता है, लुमेन होता है। क्या होता है, लुमेन होता है। क्या होता है, लुमेन होता है। वहीं पे आपसे पूछे कि प्रदीप्त घनत्व क्या होता है, प्रदीप्त घनत्व का होता है लक्स। ठीक है, क्या होता है, प्रदीप्त घनत्व का होता है लक्स। आज 5 याद कर लीजिए, अगले दिन फिर 5 इस तरीके से करा देंगे, 20-25 करा देंगे तो आपका फिर कंप्लीट हो जाएगा ये एसआई यूनिट वाला। ठीक है, क्या, चुंबकीय प्रेरण आ गया तो टेस्ला, चुंबकीय फ्लक्स आ गया तो वेबर, ज्योति तीव्रता आ गया तो कैंडेला, ज्योति फ्लक्स आ गया तो लुमेन, और प्रदीप्त घनत्व आ गया तो लक्स। इस तरीके से हुआ 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि खाना पकाने का बर्तन, खाना पकाने वाले बर्तन कैसी होनी चाहिए बताइए। तो ये हमको अच्छे से याद है कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, फिजिक्स में। ठीक है, क्या बोल रहा है, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा होना चाहिए उसका, और निम्न चलकता होना चाहिए। विशिष्ट ऊष्मा कैसा होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, और चलकता कैसा होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। आप याद रखिएगा। चलिए इससे अब आपको दो क्वेश्चन बताते हैं, ज़्यादा नहीं, 2 क्वेश्चन। ठीक है, कि क्या कह रहा है कि विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5 उधर करवाए थे आपको, और अभी आप एक क्या याद कीजिए, विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल प्रति केजी प्रति केल्विन, जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। वहीं पे चलकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप याद रखिएगा कि चलकता का एसआई मात्रक होता है प्रति ओम प्रति मीटर। क्या, प्रति ओम प्रति मीटर। या आपसे पूछेगा ऑप्शन में, अगर ये नहीं दे कि प्रति ओम प्रति मीटर, तो आपको साइमन प्रति मीटर देगा। क्या देगा, साइमन प्रति मीटर देगा। तो चलकता का 2 हम आपको बता दिए हैं, एक तो प्रति ओम प्रति मीटर, ये ऑप्शन में ना रहे तो साइमन प्रति मीटर जरूर रहेगा। तो देखिए 2 अभी याद कराएं, एक तो विशिष्ट उष्मा, एक चलकता, और 5 इससे पहले करवाए थे। ठीक है, तो हो गया टोटल 7। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है। तो जब भी झरने से जल ऊंचाइयों से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। क्यों बढ़ेगा भाई, क्योंकि वो जब ऊपर से जब आता है ना, तो उसमें क्या होता है, गतिज ऊर्जा होता है। ठीक है, और जब ये टकराता है नीचे तो उसमें क्या होता है, घर्षण के कारण उसका ताप बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा, झरने में जब जल ऊंचाइयों से गिरता है तो उसका ताप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब सुनिए यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको याद करवाते हैं जो आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। वह है पहला कि खींचे हुए जो धनुष तीर जो होते हैं ना, धनुष के अंदर जो तीर होता है ना, उसमें कौन सा ऊर्जा होता है। ठीक है, या फिर आपसे पूछेगा क्या कि ऊंचाइयों पर स्थित जो तालाब पॉन्ड होता है, तो उस पानी में, उस मतलब पॉन्ड के पानी में कौन सा ऊर्जा संचित रहता है। या फिर आपसे पूछेगा क्या कि चाबी वाला घड़ी या चाबी वाला गाड़ी में कौन सा ऊर्जा संचित रहता है। तो अभी जितना सारा एग्जाम्पल बताए हैं कि ऊंचाई पर स्थित तालाब, या फिर हम बोले हैं कि खींचा हुआ तीर, धनुष के अंदर खींचा हुआ तीर, और तीसरा बताए हैं कि चाबी वाला घड़ी, चौथा बताए हैं चाबी वाला
कोई खिलौना, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होता है। कौन सा ऊर्जा होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है, आपको याद रहेगा। लेकिन कहेगा क्या कि जो तीर जो होता है वो कमान से छूट जाने के बाद उसमें कौन सा ऊर्जा रहता है? तो आप याद रखिएगा, गतिज ऊर्जा होता है। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पूछता है का कि केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है, यानी कि केल्विन में बर्फ कितना पर गलना स्टार्ट करता है? तो 0 डिग्री केल्विन। कितना? 0 डिग्री केल्विन। कितना? 0 डिग्री केल्विन। 0 डिग्री क्या होता है? केल्विन होता है, याद रहेगा। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो 0 डिग्री केल्विन होता है, ठीक है। अब आ जाइए थोड़ा सा कुछ इससे रिलेट करके और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बता दे, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस। कितना? 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वहीं पे आपसे पूछेगा कि जल जमता कितना डिग्री पर है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जल जमता है। आपसे क्या पूछेगा? आपसे और पूछेगा कि परम शून्य ताप किसे कहा जाता है, ठीक है। परम शून्य ताप क्या किसे कहा जाता है, ठीक है। देखिए केल्विन तापमापी में क्वेश्चन क्या है कि केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है। ध्यान रखिएगा, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक, आई थिंक यहाँ पे गलती लिखा हुआ है, 0 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस होगा। माफ कीजिएगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है। क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। जल्दी से हम जो आपको क्वेश्चन बता रहे थे उस पर हम चले आते हैं। क्या हम बोले हैं बताइए तो? जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का जो हिमांक होता है, ठीक है, वो कितना होता है? 0 डिग्री सी होता है। और हम अभी एक और आपको बताने वाले थे कि परम शून्य ताप किसे कहा जाता है। परम शून्य ताप किसे कहा जाता है? तो ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चले जाइए, अगर उस तापमान से कम तापमान कहीं पे नहीं मिल रहा है, यानी कि सबसे कम तापमान ब्रह्मांड के किसी कोने में है, तो उसी कम तापमान को हम क्या कहेंगे? परम शून्य ताप कहेंगे। और जिसका वैल्यू होता है -273.16 डिग्री सेल्सियस। एक 6 को साइड में रखिए और आप याद कर लीजिए क्या कि -273 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? परम शून्य ताप होता है। याद रहेगा क्या? परम शून्य ताप कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। और अगर आपसे केल्विन में पूछा जाए तो आप याद रखिएगा 0 केल्विन, यानी कि कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको 0 केल्विन से कम तापमान देखने को नहीं मिलेगा। उसी को परम शून्य ताप कहते हैं। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ना कि केल्विन होता है। अगर 0 केल्विन हो जाएगा तो ये तो परम शून्य ताप हो जाएगा, ठीक है। तो बर्फ का गलनांक परम शून्य ताप थोड़ी ना होता है। चलिए याद रखिएगा 15 क्वेश्चन पर कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ग्रीक, ठीक है। अब चलिए आ जाइए, इससे रिलेट करके हम आपको कुछ क्वेश्चन बताते हैं। सबसे पहले कल के वीडियो में मैं बताया था आपको कि बॉटनी का पिता किसे माना जाता है? बॉटनी को हम क्या कहते हैं? पादप विज्ञान के जनक को किसे कहा जाता है? पादप विज्ञान के जनक को तो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। कल ही मैंने आपको बताया था क्या कि चिकित्सा विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। कल ही हम आपको बताए थे कि जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। तो आई थिंक कल वाला भी रिवीजन हो गया। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें ना आपको रिवीजन कराते रहेंगे, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे आते हैं अगले 16 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? यानी किस क्यूरी से किसे मापा जाता है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता को हम क्या कहते हैं जी? क्यूरी से मापते हैं, ठीक है। क्या क्यूरी से हम किसे मापते हैं? रेडियो एक्टिव धर्मिता को मापते हैं, ठीक है। कल ही हम आपको बताए थे रेडियो एक्टिव तत्व क्या होता है? तो वैसे तत्व जिनसे स्वतः क्या निकलता है? विकिरण निकलता है अल्फा बीटा गामा के रूप में, उसे हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। चलिए आगे आइए 17 नंबर क्वेश्चन पर कि किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो वो होता है बैगनी का। कल आपको हम बताए थे कि सबसे ज्यादा किसका होता है? लाल का। और सबसे कम किसका होता है? बैगनी का होता है। याद रहेगा क्या? लेकिन तरंगदैर्घ्य, वहीं पे आपसे आवृत्ति पूछे, क्या पूछे? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी पूछे, तो आप इसको उल्टा कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा? उल्टा कर दीजिएगा। तो आवृत्ति हो जाएगा बैगनी का सबसे
ज़्यादा, और वहीं पे क्या हो जाएगा, लाल का हो जाएगा क्या, आवृत्ति सबसे कम हो जाएगा, लाल का क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, और भी कुछ कुछ आपको अगर याद रखना है तो आप याद रखिए, तरंगदैर्ध्य को किस चीज़ में मापते हैं, तो एंगस्ट्रम में मापते हैं। किस चीज़ में मापते हैं, एंगस्ट्रम। और एक एंगस्ट्रम इज इक्वल टू कितना मीटर होता है, तो एक एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अब आगे आता है 18 नंबर क्वेश्चन, और पूछ क्या रहा है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर, बोले तो फ्रिज का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या होगा, तो याद रखिएगा कमरे का तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऐसा ना कि कमरे का तापमान घटेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, और भी गर्मियाँ होने लगेगी कमरे के अंदर। तो अगर रेफ्रिजरेटर जो कमरे में रखा है उसका दरवाजा खोल दिया जाए तो ताप घटने के बजाय क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अच्छा याद रखिएगा, रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस भरा जाता है, CFC गैस रहता है। कौन सा, CFC। उसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और CFC गैस के कारण ही ओजोन में क्या होता है, ओजोन में क्या होता है, छिद्र होता है। और कल हम बताए थे ओजोन छिद्र को रोकने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया है, जिस प्रोटोकॉल को क्या कहा जाता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और मॉन्ट्रियल जगह कहाँ पे है, कनाडा में है। कहाँ है, कनाडा में है। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो ये प्रोटोकॉल बना था कब, 1987 में। कब, 1987 में। चलिए अगला आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो आपको याद होगा कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 होते हैं। कितने, 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में कितने होते हैं, 7 होते हैं। अच्छा 2-3 क्वेश्चन आपको इससे रिलेट करके बता देते हैं कि इंद्रधनुष हमेशा बारिश के दिनों में आपको दिखाई देगा। कि कब दिखाई देगा, बारिश होने वाला हो या हो चुका हो। ठीक है, तभी जाकर के आपको इंद्रधनुष दिखाई देगा। ठीक है, और ये दिखाई किधर देता है, तो सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। सूर्य के विपरीत दिशा में हमेशा दिखाई देगा। ठीक है, जिस दिशा में सूर्य है उस दिशा में आपको कभी भी इंद्रधनुष नहीं दिखाई देगा। कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। याद रखिएगा, विवजियोर। क्या, विवजियोर। चलिए अगला आता है 20 नंबर और अंतिम क्वेश्चन। कहता है का कि सेकेंडरी पेंडुलम, क्या, सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है, ये फिक्स होता है, 2 सेकंड होता है। कितना, 2 सेकंड होता है। सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है, 2 सेकंड। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है तो आप क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके अगर कोई सहपाठी है तो उनको क्या कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए ये वीडियो को, और डेली बोलिए देखने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।